रुद्रांश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। हिंदी शिक्षण का सीटेट के लिए दूसरा भाग लेकर हम आपके सामने पुनः उपस्थित हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कम अनुभवी व्यक्ति और एक अधिक अनुभवी व्यक्ति के बीच ज्ञान, जानकारी, अनुभव का प्रवाह अधिक अनुभवी व्यक्ति से कम अनुभवी व्यक्ति के तरफ होता है। इस प्रवाह के लिए एक अत्यावश्यक माध्यम के रूप में कार्य करने वाले घटक शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षण विधियां होते हैं। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें तीनों आयामों के रूप में अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु होते हैं। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि शिक्षण के अंतर्गत अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु आते हैं। आइए अब देखते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है करके सीखना। शिक्षार्थी जब करके सीखता है तब उसका ज्ञान स्थायी हो जाता है। यह सिद्धांत शिक्षार्थियों में वास्तविक अवलोकन को बढ़ावा देता है। इस सिद्धांत से शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता का विकास होता है। शिक्षार्थी जितना ज़्यादा क्रियाकलापों में लिप्त होगा उसका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। भाषा शिक्षण के अंतर्गत यदि बालकों को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे बालक भाषा प्रयोग करते हुए संप्रत्ययों को सीखेगा और अधिगम विस्तार करेगा। यह सिद्धांत शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव कराता है। इससे अधिगम प्रक्रिया एवं सार्थक होता है। इससे शिक्षार्थियों में स्वयं सीखने, स्वाध्याय और अवलोकन कौशलों का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रुचि का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों में अधिगम के प्रति रुचि पैदा करना, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करना। अतः भाषा की कक्षा में भाषा शिक्षक को इस प्रकार की विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जिससे बालक को विषय नीरस ना लगे। इसके लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार के किस्से, कहानियाँ, कविताएं, पहेलियाँ आदि को भाषा के अध्ययन में शामिल कर सकता है। इससे शिक्षार्थियों का आमोद प्रमोद होता है और उनमें कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेरणा या अप्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा अप्रेरणा किसी भी शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है, केंद्र बिंदु होता है। अभिप्रेरणा वह सिद्धांत है जो शिक्षण को लक्ष्य निर्देशित करता है। अप्रेरणा शिक्षार्थी को आंतरिक बल प्रदान करती है जिससे वह निरंतर क्रियाशील बना रहता है। उसमें अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और उसमें नैतिक, चारित्रिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है। नियोजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण की एक योजना बनानी चाहिए, तत्पश्चात शिक्षार्थी को अधिगम कराना चाहिए। इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षार्थियों क्षमताओं, योग्यताओं आदि का ध्यान रखना चाहिए। इस सिद्धांत में निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। कार्य विश्लेषण, शिक्षण उद्देश्यों की पहचान और अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण। नेक्स्ट पॉइंट है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित अधिगम कराया जाता है। जब शिक्षार्थी को यह पता होता है कि उसके अधिगम का लक्ष्य क्या है तब वह रुचि के साथ अधिगम करता है। नेक्स्ट पॉइंट जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। बाल मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो विषय एवं क्रियाएं बच्चे के जीवन से संबंधित होती हैं उन्हें बालक आनंदपूर्वक व आसानी से सीख लेता है। हिंदी शिक्षण में शिक्षक गद्य, पद्य, कहानी, नाटक रचना, व्याकरण आदि का ज्ञान बच्चों को देता है। यदि इन सबको पढ़ाते समय बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण, दृष्टांत आदि की सहायता से व्याख्या की जाए तो बालक उसमें अधिक रुचि लेगा और विषय वस्तु को आसानी से समझ जाएगा। शिक्षक को चाहिए कि पढ़ाने के लिए वह जो सामग्री चुने उसका संबंध बालकों के जीवन से हो तथा पाठ्यपुस्तक की सामग्री का संबंध भी बालक के जीवन से अवश्य जोड़े। अतः बच्चों को उनके खेल, खिलौने, पशु पक्षी, कथा कहानी आदि से शिक्षण का संबंध बनाते हुए पढ़ाना चाहिए। स्वाभाविकता का सिद्धांत। भाषा अर्जित संपत्ति तो है किंतु इसे सीखने की शक्ति प्रकृति ने प्रदान की है। माँ को 100 शिक्षकों के समान बताया गया है।
बच्चा अपनी माँ की गोद से ही स्वाभाविक रूप से भाषा सीखना शुरू कर देता है। जैसे जैसे यह बड़ा होता है वैसे वैसे वह अपने आसपास के वातावरण से भाषा में ज्ञान में वृद्धि करता है। इस प्रकार वह सुनना बोलना सीख जाता है। बाद में विद्यालय में आकर वह पढ़ना और लिखना भी सीखता है। सुनना बोलना पढ़ना लिखना भाषा शिक्षण का यही स्वाभाविक क्रम है। भाषा शिक्षण में इस स्वाभाविक क्रम को तोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार बालक स्वाभाविक वातावरण को अपनी अधिक पसंद करता है। अतः शिक्षक को कक्षा से स्वाभाविक वातावरण बनाकर रखना चाहिए जिससे बालक बिना किसी तनाव के स्वाभाविक रूप से भाषा सीख सके। इसी सिद्धांत के अनुसार ही सभी शिक्षाविद बच्चे को सबसे पहले मातृभाषा को सिखाने का समर्थन करते हैं तथा बाद में उसे अन्य भाषाओं की शिक्षा देने की बात कहते हैं। बोलचाल का सिद्धांत भाषा विचार विनिमय का प्रमुख साधन है। अतः भाषा की शिक्षा में विचार विनिमय अर्थात बोलचाल का महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। बोलचाल के बिना मौखिक रूप का अभ्यास तो हो ही नहीं सकता। पुराने समय में भाषा शिक्षण में शिक्षक तो शिक्षण कार्य में सक्रिय रहता था किंतु बालक निष्क्रिय। प्रायः शिक्षक बोलता चला जाता और विद्यार्थी मूक श्रोता की भांति सुनते रहते थे। परंतु आज के शिक्षा शास्त्री बालकों को भाषा सिखाने की दृष्टि से बोलचाल को अधिक अवसर देने के पक्षधर हैं। उनका मत है कि पढ़ने लिखने की अपेक्षा बोलने से ही भाषा शीघ्र सीखी जा सकती है। बोलचाल का सिद्धांत व्यवहारिक वातावरण में बालक को शुद्ध भाषा के प्रयोग की दृष्टि से सक्षम बनाता है। इनका कहना है कि जहाँ बालक को बोलने का अवसर ही नहीं दिया जाएगा तो वहाँ बालक भाषा कैसे सीखेंगे। भाषा सीखने में बालक सबसे पहले अपने कान और अपनी जुबान का प्रयोग करता है। कान से ध्वनियों को सुनता है और जुबान से उनका अनुकरण करता है। अतः यही दोनों भाषा सीखने के प्रथम व आवश्यक चरण है। शिक्षक को चाहिए कि भाषाई कौशल विकसित करने के लिए वह कक्षा में बच्चों को बोलने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करे। इसके अंतर्गत शिक्षक प्रश्नोत्तर, कहानी कथन, वाद विवाद, कविता पाठ, संवाद, घटना वर्णन, सस्वर पाठ आदि की सहायता से बच्चों के शुद्ध उच्चारण, उचित गति, हाव भाव, आरोह अवरोह, बालाघात, अनुतान आदि के साथ भाव अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित कर सकता है। बोलचाल के द्वारा छात्रों का पाठ में ध्यान केंद्रित हो जाता है तथा उन्हें भाषा सीखने में कम समय लगता है। बोलकर अभ्यास द्वारा सीखी गई भाषा अधिक अस्थायी होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि सभी छात्रों की रुचि, बुद्धि, कार्य करने की क्षमता एक जैसी नहीं होती। उनमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक व नैतिक दृष्टि से भिन्नता पाई जाती है। किसी को उच्चारण में कठिनाई है तो कोई सस्वर वाचन में कमज़ोर है, कोई प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता तो कोई व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ अधिक करता है, कोई लिखने में अशुद्धि करता है तो कोई गंदा लिखता है। अर्थात कोई भी दो छात्र एक से नहीं होते। प्रत्येक छात्र की सीखने की क्षमता व गति अलग अलग होती है। कक्षा शिक्षण में सभी को समान समझकर शिक्षण चलता है किंतु भाषा एक कौशल है और इस पर अधिकार व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर संभव है। भाषा शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा के सभी छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार ही उनको शिक्षा देने के प्रयास करे। शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों, समस्याओं, विभिन्नताओं को जानकर, पहचान कर उनको दूर करने का प्रयास करे। अनुपात व क्रम का सिद्धांत। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक व लिखित। मौखिक रूप पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बालक सुनता और बोलता है तथा लिखित रूप पर अधिकार प्राप्त करने के लिए पढ़ने व लिखने का कौशल अर्जित करता है। भाषा सिखाने का भी यही स्वाभाविक क्रम है। भाषा सिखाने में शिक्षक को इसी क्रम के अनुसार कार्य करना चाहिए। इसके लिए शिक्षकों को पहले शिक्षक स्वयं बोले और छात्र उसे सुने व समझे। इसके शिक्षक छात्रों को बोलने का अवसर प्रदान करे। इसमें शिक्षक सुने तथा छात्रों को बोलने का अवसर प्रदान करे। इसमें शिक्षक सुने तथा छात्रों के दोषों का निवारण करे। सुनना बोलना सिखाने के बाद बच्चों को पढ़ना सिखाए। अंत में छात्रों को लिखकर विचार व्यक्त करना सिखाएं। शिक्षक को इन चारों कौशलों के उचित अनुपात पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा न हो कि बालक सुनना तो सीख ले
और बोल न पाए, पढ़ना तो सीख ले और लिख न पाए। इस अनुपात को अन्य भाषाई तत्वों का ज्ञान कराने में भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो यही कहा जाएगा कि भाषा का विकास अनुपात व संतुलन की दृष्टि से सही नहीं है। आवृत्ति का सिद्धांत। अधिगम के अस्थायी एवं सार्थक बनाने में इस सिद्धांत का अति महत्व है। विषय वस्तु की एक निश्चित अंतराल पर आवृत्ति होने से शिक्षार्थी उसके संपर्क में रहता है और उसका ज्ञान बढ़ता है। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए जिससे शिक्षार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो, उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास हो, शिक्षार्थी समूह में रहकर कार्य करे, एक दूसरे से विचार विमर्श करे, एक दूसरे के विचारों को समझे आदि जैसी भावनाओं का विकास हो। शिक्षण सूत्र। अधिगम को प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए शिक्षण सिद्धांतों के साथ साथ एक शिक्षक को शिक्षण सूत्रों का भी प्रयोग करना चाहिए। ये शिक्षण सूत्र निम्नलिखित हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षार्थियों को अधिगम कराने से पूर्व उस विषय वस्तु से संबंधित पूर्व ज्ञान जो शिक्षार्थी जानता है से पाठ का आरंभ करना चाहिए। पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान प्रदान करना चाहिए। जैसे संज्ञा विषय को पढ़ाने के लिए अध्यापक पाठ की प्रस्तावना में बहुत से उन संज्ञा शब्दों को उदाहरण के रूप में प्रयोग करेगा जिन्हें बालक जानता है। तत्पश्चात उन ज्ञात उदाहरणों की सहायता से अध्यापक संज्ञा के अज्ञात नियम को गढ़ने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त की ओर। शिक्षार्थियों को आरंभ में ऐसी बातों का ज्ञान कराना चाहिए जिसे वे छू सके, देख सके। तत्पश्चात उनको कल्पनाशीलता अमूर्त का ज्ञान कराना चाहिए। जैसे नए शब्दों को सिखाने के लिए भाषा अध्यापक उन शब्दों से संबंधित विभिन्न चित्रों या वस्तुओं को छात्र के समक्ष मूर्त रूप में लाएगा। तत्पश्चात अन्य अमूर्त शब्दों की जानकारी देते हुए पढ़ाएगा। सरल से जटिल की ओर। शिक्षार्थियों के अधिगम की शुरुआत सरल बातों से करनी चाहिए। तत्पश्चात उनको जटिल अवधारणाओं और तथ्यों को बताना चाहिए। भाषा अध्यापक को चाहिए कि किसी भी व्याकरण के संप्रत्यय को बताने के लिए सरल उदाहरणों और तथ्यों की सहायता से जटिल नियमों को समझाए। पूर्ण से अंश की ओर। अधिगम कराए जाने से पहले पाठ का सारांश प्रस्तुत करना चाहिए। उसके बाद विभिन्न अंशों का, जैसे एक बड़ी कविता को पढ़ाने के लिए भाषा अध्यापक उसे विभिन्न अंशों में बांटकर भावाभिव्यक्ति करता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर। सर्वप्रथम शिक्षार्थियों को एक विशेष उदाहरण के द्वारा विषय के अर्थ को स्पष्ट करना चाहिए। उसके उपरांत अन्य उदाहरण देते हुए विषय का सामान्यीकरण करना चाहिए। जैसे आगमन विधि द्वारा विशेषण। विषय को पढ़ाने के लिए अध्यापक विशिष्ट उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियम का निर्माण करता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण का अर्थ होता है तोड़कर पढ़ना, संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़कर पढ़ना। भाषा के शिक्षक को संधि जैसे विषय को पढ़ाते समय विभिन्न शब्दों का वर्ण विन्यास करके वर्णों का वर्णों से मेल समझाने के लिए विश्लेषण करना पड़ता है तथा उन्हीं वर्णों से शब्दों के निर्माण के दौरान संश्लेषण करते हुए पढ़ना पड़ता है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। शिक्षार्थियों को पहले प्रत्यक्ष ज्ञान देना चाहिए, तत्पश्चात अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान में शिक्षार्थी जो देखता है उसे सरलता से ग्रहण कर लेता है, जबकि अप्रत्यक्ष ज्ञान को ग्रहण करने में उसे कठिनाई होती है। जैसे अध्यापक को किसी विषय से संबंधित निबंध की रचना करवानी है तो अध्यापक को उन्हीं परिस्थितियों में करवानी चाहिए जिनमें उस विषय से संबंधित घटनाएं दृष्टिगोचर होती हैं। अनिश्चित से निश्चित की ओर। बालक को ज्ञान होता पर अनिश्चित और अस्पष्ट उसके ज्ञान को शुरुआत मानकर उसे निश्चित ज्ञान की ओर अग्रसर करना चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों का अधिगम होता है। अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक विविध एवं विभिन्न शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण पद्धतियों एवं विधियों द्वारा अधिगम कराता है। इस कार्य हेतु शिक्षण सहायक सामग्री अत्यंत उपयोगी होती है। अतः भाषा के किसी भी पाठ को समझाने के लिए
हम जिस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल करते हैं वह भाषाई शिक्षण सामग्री कहलाती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण का वह साधन है जिससे शिक्षार्थियों को किसी विषय का अधिगम कराना बहुत आसान हो जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व। शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व निम्नलिखित हैं। ये ज्ञान को प्रभावशाली बनाती हैं। इनके उपयोग से कक्षा की नीरसता खत्म हो जाती है। इनके उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझा जा सकता है। इनके उपयोग से शिक्षार्थियों को अनुभव प्राप्त होता है जो ज्ञान को अस्थायी बनाने में मदद करता है। इससे शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। इससे शिक्षार्थियों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। इससे शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इससे शिक्षार्थियों में स्वयं कार्य करने एवं आत्मनिर्भर बनने की क्षमता का विकास होता है। ये शिक्षार्थियों में उत्सुकता उत्पन्न करती है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। शिक्षण सहायक सामग्री मुख्य रूप से निम्न 4 प्रकार की होती हैं। दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, क्रिया सहायक सामग्री। दृश्य सामग्री इस सामग्री द्वारा आँखों से देखकर वस्तु के वास्तविक गुणों की पहचान की जाती है। दृश्य सामग्री के अंतर्गत निम्न सामग्रियाँ आती हैं। श्यामपट्ट बोर्ड। बोर्ड पर लिखी गई चीज़ों को बच्चा ध्यान से अवलोकन करता है। इससे विषय वस्तु को स्पष्ट किया जा सकता है। पत्र। इससे बच्चे को किसी चीज़ के वास्तविक रूप आकार का पता चलता है। छात्रों के ज्ञान को अस्थायी बनाने में मदद करते हैं। छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करने में मदद करते हैं। ग्राफ। इसके द्वारा बच्चा तुलनात्मक अध्ययन करना सीखता है। अनेक नियमों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। तथ्यों को आसानी से और जल्दी से याद किया जा सकता है। पत्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र ये विभिन्न विषयों को ज्ञान कराने में मदद करती है। इनसे बच्चों को विभिन्न प्रकार के ज्वलंत मुद्दों का ज्ञान होता है। स्लाइड फिल्म। इनके द्वारा किसी वस्तु को हूबहू दिखाया जा सकता है। इसके द्वारा उन वस्तुओं को दिखाया जा सकता है जिन्हें हम अपने प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हैं। टिकट, समय सारणी, टाइम टेबल। इससे बच्चों को वास्तविक जानकारी मिलती है। इससे बच्चों में अवलोकन कौशल का विकास होता है। इससे सैद्धांतिक तथ्यों को व्यवहारिक रूप से समझाया जा सकता है। श्रव्य सामग्री। इन सामग्रियों के द्वारा कानों से सूचना ग्रहण की जाती है। इससे बच्चा कहीं भी बैठा बैठा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस सामग्री के उदाहरण हैं रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर आदि। दृश्य श्रव्य सामग्री। इन सामग्रियों से बच्चे की अधिकतम इंद्रियों का उपयोग होता है और बेहतर ज्ञान हासिल करने के लिए सभी इंद्रियों का उपयोग आवश्यक है। ये सामग्रियां बहुआयामी बुद्धि आधारित कक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होती हैं। इनके उपयोग से किसी भी विषय वस्तु को रोचक, सरल व बोधगम्य बनाया जा सकता है। इससे बच्चों का मनोरंजन भी होता है और ज्ञान अस्थायी बन जाता है, जैसे टेलीविज़न, फिल्म, प्रोजेक्टर आदि। क्रिया सहायक सामग्री। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है। इसके द्वारा नई नई चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इससे बालकों को व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। उदाहरण, भ्रमण, किसी ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण, किसी संग्रहालय का भ्रमण, किसी उद्यान का भ्रमण। उपरोक्त सभी सामग्रियों के प्रयोग के अलावा बच्चा अपने परिवार और समुदाय से भी भाषा सीख सकता है। बालक का परिवार, समुदाय, क्षेत्र उसके भाषा विकास में किसी भी शिक्षण सहायक सामग्री की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। भाषा शिक्षक के गुण। भाषा की शिक्षण प्रक्रिया में एक चर के रूप में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुधा यह कहा जाता है कि यदि किसी भी प्रकार के शिक्षण प्रक्रिया में कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए शिक्षक उत्तरदायी है। अतः शिक्षक की दक्षता और उसके गुण शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस उपविषय में हम शिक्षक के कुछ निम्न गुणों को सूचीबद्ध कर रहे हैं। भाषा शिक्षक चरित्रवान एवं शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। भाषा शिक्षक को आदर व स्नेह प्राप्त करने में
सक्षम होना चाहिए। साथ ही शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट व भाषा शैली सरल होनी चाहिए। भाषा शिक्षक को छात्रों का हित चिंतक व मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने वाला होना चाहिए। भाषा शिक्षक को भाषा मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए ताकि वह बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं, रुचियों, अभिरुचियों, योग्यताओं व क्षमताओं को पहचान सके। भाषा शिक्षक को निष्पक्ष होना चाहिए। भाषा शिक्षक को अपने विषय में दक्ष होना चाहिए। भाषा शिक्षक को धैर्यवान एवं सहनशील होना चाहिए। साथ ही शिक्षक में सांवेगिक स्थिरता होनी चाहिए। भाषा शिक्षक को प्रशिक्षित होना चाहिए ताकि वह अपने गुणों को विकसित कर सके तथा कौशलों में दक्ष हो सके। भाषा शिक्षक को शिक्षा जगत में नवाचार से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। भाषा शिक्षक को अपने परिवेश से सामंजस्य स्थापित करने के सभी तरीकों का ज्ञान होना चाहिए। तो शिक्षकों में ये महत्वपूर्ण गुण हमने देखा और शिक्षण और शिक्षक इस टॉपिक को हमने देखा। यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट में पिछले परीक्षाओं में, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, इसको समझना चाहिए, इससे आपको नोट्स बनाना चाहिए और यहीं से हूबहू प्रश्न आपको पिछली परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आगामी परीक्षा में भी यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना है। अतः आप लोग इस वीडियो को देखिए और अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी पार्ट नए बनेंगे वो आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने अन्य दोस्तों तक पहुंचाइए। एक प्रयास है कि आप लोग हिंदी शिक्षण से संबंधित इस पार्ट को अच्छे से समझ सकें।